रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर फिल्मकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन। आनंद पटवर्धन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आनंद पटवर्धन। आनंद पटवर्धन 1970 के दशक से ही विश्व पटल पर अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को दर्ज करने का काम कर रहे हैं। आनंद पटवर्धन की फिल्मों की कहानियां सच की स्याही से लिखी जाती हैं, जो उन्हें हमेशा प्रासंगिक बनाने के साथ साथ एक जरूरी पक्षधरता का दामन नहीं छोड़ती। आनंद पटवर्धन का जन्म 18 फरवरी 1950 को मुंबई में हुआ। 1970 में मुंबई यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करने के बाद आनंद पटवर्धन ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, जहां वियतनाम वॉर से जुड़ी गतिविधियों के बीच आनंद पटवर्धन का रुझान अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों की तरफ हुआ, जो उन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की दुनिया में ले आया। आनंद पटवर्धन की पहली फिल्म थी वेव्स ऑफ रिवॉल्यूशन, जो 1974 के जेपी आंदोलन पर आधारित थी। 1974 का भारत। गुजरात के छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशिक्षा और सामाजिक अन्याय के विरोध में आंदोलन छेड़ा। मार्च में राज्य विधानसभा भंग कर दी गई। आंदोलन बिहार में फैल गया, जहां बाढ़, अकाल, जातिवाद और जमींदारी का बोलबाला था। यहां जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा। जनता लड़ाई कैसे लड़ेगी, जेपी की आवाज नदी है सरजू। समझ में नहीं आ रहा था कि गुजरात से एक प्रकाश आया और वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मैंने उस समय बयान दिया कि देश के नौजवानों ने, छात्रों ने मुझे मार्ग दिखाया। क्या हो रहा मैं देख रहा हूं, क्रांति की तरंगें उठ रही हैं और मैं तीर पर खड़ा हूं। इमरजेंसी के वक्त बंदी बनाए गए राजनेताओं के ऊपर बनी आनंद पटवर्धन की फिल्म प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस को टाइनी साइड फेस्टिवल यूके में द टाइनी अवार्ड से नवाजा गया। Independent India. For a few, an age of freedom and prosperity. For the many, a continuing sentence of poverty. Skyscraper and slum, serf and landlord, worker and parasite. In the countryside and in the city, the poor remain bound by their experience of an unchanging reality. I was arrested from the home of a poor peasant in a village near the border of Bihar and Bengal in the district of Xingbhum. Early one morning, just after I'd eaten my breakfast, by armed police who arrived at the house and just took me away. सन 1981 में आनंद पटवर्धन अपने मास्टर्स के सिलसिले में कनाडा में थे, जब वहां रहने वाले भारतीय मजदूरों पर उनकी फिल्म उट्ठन द वेला सामने आई। 1985 में आई आनंद पटवर्धन की फिल्म बॉम्बे हमारा शहर वहां की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली आबादी के उजाड़े जाने के दर्द और संघर्ष को बखूबी दर्ज करती है। 1995 में आई उनकी डॉक्यूमेंट्री फादर, सन एंड होली वॉर को 2004 में यूरोप की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैगजीन टॉक्स में 50 मोस्ट मेमोरेबल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज की सूची में शामिल किया गया। धर्मयुद्ध यानी जिहाद, इसका सीधा संबंध मर्दों से है। भारत में देवियां तो मौजूद हैं, मगर यहाँ भी वे पितृसत्ता के लक्ष्य को पूरा करती दिखाई देती हैं। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी में एक ही समानता थी कि इन सभी वीरों ने मुसलमान शासकों से टक्कर ली। आज इस बात को कोई याद नहीं करता कि शिवाजी की सेना में मुसलमान सिपाही भी थे और उनके दुश्मनों के साथ हिंदू सिपाही। आज शिवाजी हिंदू पौरुष के प्रतीक बन चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर आधारित 2002 में आई उनकी फिल्म वॉर एंड पीस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर कई अवार्ड्स दिए गए। आनंद पटवर्धन खुद को एक एक्सीडेंटल फिल्म मेकर मानते हैं।
फिल्में उनके लिए इतिहास को उसकी असल शक्ल में महफूज रखने का माध्यम है। अपनी फिल्मों को सच्चाई के करीब रखने के लिए आनंद पटवर्धन उनमें कृत्रिम दृश्य या संगीत का इस्तेमाल नहीं करते। दस्तावेजी फिल्मकारी आनंद पटवर्धन की जीवन शैली का हिस्सा है और यही वजह है कि पिछले 50 वर्षों से वो धीरज और निष्ठा के साथ लगातार एक सकारात्मक प्रतिपक्ष को प्रबल बनाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। धन्यवाद। आनंद जी, हम ये देखते हैं कि आपने शुरू से ही ऐसे विषयों पर ही केंद्रित रखा अपनी फिल्म मेकिंग का फोकस जो भारतीय समाज में होने वाले बदलाव, उनकी चुनौतियाँ और हर बदलते समय के साथ जो नई, चाहे वो सांप्रदायिकता का सवाल हो, संकीर्णतावाद का, युद्धोन्माद का, जातिवाद का, या फिर और ब्रॉडर ह्यूमन राइट्स का जो सवाल है, ये जो अगर आप थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि 20-21 साल की उम्र में आपने पहली फिल्म वेव्स ऑफ रिवोल्यूशन बना दी थी, तब से लेके आज तक एक हमको कॉन्टिन्यूटी दिखाई देती है। तो हमको बताइए कि ये आपका एज ए फिल्म मेकर हमेशा इस तरफ ध्यान क्यों रहता है, कैसे ये आपको इंस्पिरेशन मिली? नहीं, तो फिल्म मेकर तो मैं इत्तेफाक से बना, यानी एक्सीडेंटली बना, क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और तब वियतनाम का युद्ध शुरू हो गया था और हम लोग यूनिवर्सिटी में उसका विरोध कर रहे थे। मुझे 2 बार वहाँ अरेस्ट भी हुआ, मैं अरेस्ट हुआ था और मैंने वहाँ के जो डेमोन्स्ट्रेशंस थे हम लोग कर रहे थे और सबके साथ मिल के कर रहे थे, उसकी शूटिंग पहले की थी। क्योंकि मैं तो सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, मगर मैंने थिएटर डिपार्टमेंट में से फिल्म कैमरा को बोरो किया और वो डेमोन्स्ट्रेशंस को हमने शूट किए। और बाद में मेरी पहली फिल्म भी बांग्लादेश जब बना नहीं था, तब ईस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ भारत में आ चुके थे हम, और उनके लिए पैसा जुटाने के लिए हमने 1 दिन का फास्ट रखा था, यानी 1 दिन का भूख हड़ताल हमारे यूनिवर्सिटी में, और हम लोग फंड्स कलेक्ट कर रहे थे कि आप खाना मत खाइए, वो पैसे हम रेफ्यूजीज़ के लिए भेजेंगे। तो तब हमने एक फिल्म बनाई थी कि लोग खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं। तो वो मेरी पहली फिल्म थी यूनिवर्सिटी में। फिर मैं बाद में वापस भारत आ गया, तब मैंने फिल्म मेकिंग फिर शुरू नहीं रखा। मैं गांव में काम करने लगा 2 साल के लिए, किशोर भारती नाम की संस्था थी। और फिर उसके बाद बिहार आंदोलन जब शुरू हुआ, तब मैं बिहार आंदोलन में जुट गया, यानी देखने गया था कि लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ। तो वहाँ एक दिन 4 नवंबर 1974 में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला था पटना में। तो मूवमेंट के लोगों ने मुझे कहा कि आप इसका फोटोग्राफी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का आतंक काफ़ी हो रहा है। तो मैं दिल्ली गया, वापस हमारे दोस्तों को जुटा के हम लोग कैमरा लेके आए। मैंने उन दिनों में सुपर 8 का कैमरा था, हाई सुपर 8 था और 8 mm का, ऐसे 2 कैमराज हम लेके आए। हमने 1 दिन का प्रदर्शन शूट किया जो पुलिस अट्रॉसिटीज़ हो रही थी ये दिखाने के लिए। मगर बाद में हमने देखा कि ये इसका और भी हम कुछ कर सकते हैं, तो उसको 16 मिलीमीटर में बदलने का कोई तरीका नहीं था हमारे पास। तो हमने उसको प्रोजेक्ट किया स्क्रीन पे और फिर शूट किया दूसरे 16 mm कैमरा से। तो वो इमेज बड़ी हो गई, मगर कैमरा का सिंक नहीं हो रहा था, प्रोजेक्टर के शटर और कैमरा के शटर में जो फ़र्क होता है। तो इसलिए उसमें ऐसे स्ट्रोब का इफ़ेक्ट आ गया कि यानी वो ज़्यादा ड्रामेटिक बन गया। तो हमने उसका भी यूज़ किया। फिर बाद में एक 16 मिलीमीटर का पुराना कैमरा मेरे दोस्त के पास, उसने नया यानी सेकेंड हैंड कैमरा लिया था जो ऐसे फिरा के उसको चलाते हैं 30 सेकंड के लिए। तो वो कैमरा लेके हम वापस गए बिहार में और हमने शूटिंग की। मगर बिहार वो फिल्म ख़त्म होने से यानी कंप्लीट होने से पहले ही इमरजेंसी लागू हो गई। तो हम काफ़ी साथी जिनके साथ हम काम कर रहे थे वो जेल में चले गए और फिर वो फिल्म भी अंडरग्राउंड हो गई। यानी फिर हम अंडरग्राउंड हमने दिखाई। फिर बाद में हमें उस फिल्म के टुकड़े करके हमने
जो भी विदेश जा रहा था उनके साथ ये टुकड़े भेज दिए। और फिर मुझे कनाडा में एक यूनिवर्सिटी ने यानी एमए करने के लिए बुलाया और टीचिंग असिस्टेंटशिप थी, तो मुझे पैसे नहीं देने थे। तो वहाँ कनाडा में जाके हमने वो सारे टुकड़े जमा किए, उसकी फ़िल्म कंप्लीट की और फिर इमरजेंसी के ख़िलाफ़ ये फिल्म हमने बाहर दिखाते रहे, यानी अमेरिका में, कनाडा में। और इमरजेंसी ख़त्म होते ही मैं वापस आ गया, डिग्री मैंने ख़त्म नहीं की, वापस आ गया। और फिर भारत में एक और फिल्म बनाई, जो क्योंकि हमने देखा कि जनता सरकार बनी मगर सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे वो उनको रिहा नहीं किया गया, जिनको नक्सलवाद के नाम पे रखा गया था या नागा मिज़ो जो थे उनको नहीं छोड़ा गया। जॉर्ज फर्नांडिस छूट गए, मगर इन्होंने कहा कि जो आर्म स्ट्रगल कर रहे हैं या आर्म स्ट्रगल की बात करते हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमने फिल्म को जारी रखा कि ये सारे लोग क्यों नहीं बाहर आए। हमने जयप्रकाश नारायण का भी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने भी कहा कि सबको रिहा होना चाहिए, और तो वो कंप्लीट हो गई फिल्म। उसके बाद तब तक मैं अपने आप को फिल्म मेकर नहीं मानता था, मैं धीरे धीरे मैं फिल्म मेकर बन गया। कब से बन गए आपको लगा? हाँ, बन गए, यानी उसके बाद फिर वो वापस मैं कनाडा गया 2 साल बाद, यानी 79 में एमए कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं डिग्री छोड़ के आ गया था इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद। तो उसको कंप्लीट करने वापस गया, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ भारतीय जो खेत मजदूर हैं वो लड़ रहे थे यूनियन बनाने के लिए। कनाडा में फार्म वर्कर्स का यूनियन नहीं था, अलाउड भी नहीं था, तो उसके लिए लड़े। क्योंकि जब मैं अमेरिका में था उसके पहले मैंने वहाँ के फार्म वर्कर्स के साथ भी काम किया था। तो फिर एक और फिल्म हमने बनाई जिसका नाम है उठंदा वेला, क्योंकि ये पंजाब से मजदूर आए थे और ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर के एरिया में वो लड़ रहे थे यूनियन बनाने के लिए। तो उस फिल्म का नाम है टाइम टू राइज, उठंदा वेला। और फिर मैं वापस भारत आ गया कंप्लीट सब करके। और फिर यहाँ फिर हमने जब आया तब यहाँ बम्बई में डेमोलिशंस हो रहे थे बड़े पैमाने पे 1981-82 के दौरान में। तो 82 में हमने एक नई फिल्म बनाई, 82 से 85 तक हम फिल्म बनाते रहे, जिसका नाम है बम्बई हमारा शहर, जिसमें झोपड़पट्टियों के बारे में भी है और जो बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके बारे में भी। तो ये किसका शहर है, ये सवाल था। कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। अरे हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, आओ करीब से जानो, कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। बाल बच्चा का अपना तो लेके फुटपाथ पे पड़ेला है, तुम तो टिपोटर में तो अपना आवाज भर लेता है, फिर वो गरीब गोरू का कुछ करता है क्या नहीं करता? कोई गरीब के लिए है? कोई भी नहीं। फोटो काटूंगी वाला छोड़ा है। 4 महीने तो अपने को बारिश के लिए तो बंदोबस्त करो, बारिश जाने के बाद में अपन कहाँ भी चले जाए, उतना भी मुँह ना छुपाने को जगह देता तुम लोग। खाली अपना कहना करने का, अपना नाम बढ़ाने का, फोटो निकलने का, बस। अपने क्या करता है तुम लोग ने? तो कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा गवर्नमेंट ने अपने को फेंक दिया। अरे दाने दाने को मजदूर तरसे, दाने दाने को मजदूर तरसे, जीने की कठिनाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि और यहाँ हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि ये बातचीत आनंद पटवर्धन के खूबसूरत से घर में हो रही है, और ठीक यहाँ पास में ही एक सड़क जाती है जिस पर ट्रैफिक की आवाज़ें आप तक पहुँच रही होंगी। बहुत ही खूबसूरत बाग है जहाँ से पक्षियों की आवाज़ें पहुँच रही होंगी। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जो साउंड का प्लेजर है वो भी हम लोग आनंद जी के साथ दे रहे हैं। आनंद जी, हम ये देखते हैं कि चाहे वो अपनी सोशियोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद आप जिस तरह किशोर भारती से जुड़े, मेरा ख्याल है किशोर भारती वही है जो मध्य प्रदेश में जो। हाँ बिल्कुल, हाँ। हम लोग एक वहाँ पे यानी सामाजिक यानी सवालों पे हमने एक एजुकेशन का भी काम लिया और रूरल डेवलपमेंट का भी काम लिया, तो ये दोनों काम कर रहे थे। अच्छा,
तो ये जो काम है, जैसे कि सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद एक रास्ता ये भी होता है कि इंसान एकेडमिक्स में चला जाए, उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करे या नौकरी करे, ज़िंदगी को पटरी पर लाए और एक सेल्फ सेंट्रिक लाइफ जिए, जो आपने नहीं चुना। और आप हमेशा, आपका जो कंसर्न है वो सोसाइटी की तरफ रहा। ये ऐसा दिखता है जैसे किशोर भारती से जुड़ना या फिर जो भी सामाजिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर नज़र रखना, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके अंदर कहाँ से है? कहाँ से आप ट्रेस करते हैं कि आपके अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास कैसे है? तो शायद ये तो हमारे फैमिली में ही था, क्योंकि हमारे दोनों साइड फैमिली, मेरी माँ सिंधी हैं, मेरे पिताजी मराठी हैं, मगर दोनों साइड पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दोनों फैमिलीज़ लड़े थे। और हमारे पिताजी के फैमिली में सारे के सारे जेल गए थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़। शायद वहाँ से प्रेरणा मिली थी, मगर जब मैं कॉलेज में था मुझे इसका कोई वो ज़हन नहीं था। मैं तो रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट था। अमेरिका जाने के बाद जब वियतनाम की लड़ाई शुरू हुई है, उसके ख़िलाफ़ हम लड़ने लगे, तब हमें फिर वो पॉलिटिकल जागरूकता हुई मेरे में। और फिर मैं जब वापस भारत आया तब मैंने गांव में काम करना पसंद किया। और तब से ये, यानी अब मैं फिल्म मेकिंग जितना भी मैंने किया है वो सब ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे ही किया है जी। और उसका मकसद यही है, ना कि कोई फेस्टिवल में अवार्ड जितना वो कभी कभी हो जाता है, मगर हम हमेशा चाहते हैं कि फिल्म्स जो हम बनाते हैं वो लोगों तक पहुँचे जिनके बारे में हमने फिल्में बनाई हैं। और उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं कि हर फिल्म के बाद कम से कम 1-2 साल फिल्म दिखाने का काम किया है। अच्छा, तो यहाँ पूछ ही लूँ कि ये जो मशहूर मैजिक लैंटर्न वाले पटवर्धन बंधु हैं, उनसे आपके परिवार का कोई रिश्ता है? नहीं। आपके पिता क्या करते रहे? मेरे पिताजी तो, यानी मेरे पिताजी अकेले थे हमारे फैमिली में जो जेल नहीं गए। अच्छा। अंग्रेज़ों के खिलाफ। बाकी सब भाई, 5 भाई और 1 बहन, सब जेल गए। उनकी माँ भी जेल गई। मगर पिताजी बिज़नेस करते थे, अलग अलग बिज़नेस के। नमक बेचने का बिज़नेस किया, फिर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी किया, फिर एंड में वो पब्लिशर थे, तो उन्होंने ओरिएंट लॉन्गमन में भी काम किया, अलाइड पब्लिशर्स के साथ भी काम किया। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरे कोई भाई बहन नहीं। अच्छा, इसका मतलब आपके पिता इतने तो संपन्न थे कि उन्होंने आपको विदेश पढ़ने के लिए भेजा? हाँ, उन्होंने भेजा ने, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो उन्होंने जाने कि हाँ थोड़े से पैसे उन्होंने ज़रूर जुटाने पड़े उन्होंने उनको, मगर बाकी स्कॉलरशिप थी। अच्छा, तो आपने जैसे कि शुरू में बताया, चाहे वो बांग्लादेश वाला एक मसला, उस पर तब तक तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप जो कर रहे हैं वो एक फिल्म मेकर की राह बनने वाला है। हाँ। लेकिन जब आप थोड़ा सा ठहर कर आपने देखा कि अब ये एक फ़िल्म है और आप एक फ़िल्म मेकर हैं, उससे पहले हम लोगों के यहाँ जो डॉक्यूमेंट्री का बनाने का कोई आपको दिखाई देता है कि भारत में तब तक काफ़ी फिल्में बन चुकी थी, ज़्यादातर तो फीचर मतलब फिक्शन में काम हो रहा था। डॉक्यूमेंट्री का कुछ आप? डॉक्यूमेंट्रीज़ में भारत में तब तक सिर्फ फिल्म डिवीज़न था, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, जो यानी हर मिनिस्टर कहाँ रिबन काटता है और कैसे प्लेन से उतरता है और ये सब चीज़ें थी। कभी कभी थोड़ा सा क्रिकेट मैच की झलक दिखती थी। तब भी मैं कहूँगा कि कम से कम फिल्म डिवीज़न के पास एक आर्काइव है, जो पुराना फुटेज जो है उनके पास रखा हुआ है। अगर वो सरकार नहीं करती तो वो भी नहीं रहता। तो अच्छी बात है कि उन्होंने की। और उन दिनों में ऐसा था कि 20-20 मिनट की न्यूज़ रील्स बनाते थे, जो हर फीचर फिल्म के पहले थिएटर्स में दिखाई जाती थी। तो सबको वो 20 मिनट के प्रोग्राम्स होते थे और उससे हमें थोड़ी सी हिस्ट्री मिलती है अगर हम उसको आर्काइव में जाके देखें तो। अच्छा, तो फिर आपने जब फिल्म बनाना शुरू कर दी तो आप देखते हैं कि हमेशा आपके सामने अड़चने ही अड़चने रहीं। मतलब आपके साथ अक्सर एक वर्ड आपके साथ जुड़ा मिलेगा कि अंडरग्राउंड, या मतलब ऐसा जिसको सेंसर से बहुत बार टकराना पड़ता है। तो क्या आपको अंदाज़ा था कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें इतनी मुश्किलें होंगी कि कोई काम ही नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं कहूँगा मुश्किलें ज़रूर होती हैं, मगर काम होता है।
काम रुकता नहीं है, चाहे जितनी भी सेंसरशिप वो करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे हमने कहा इमरजेंसी में ही हमारी पैदाइश हुई कि हमने पहली फिल्म बनाई, वही अंडरग्राउंड थी। उसके बाद वो ओवरग्राउंड हो गई जब इमरजेंसी ख़त्म हुआ। 1990 तक मैं फिल्म्स बनाता रहा ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे, कामगार के इश्यूज़ पे, यानी मज़दूरों के बारे में, यहाँ पे झोपड़पट्टियों के बारे में वगैरह। मगर 1900 यानी उसी दशक के बीच में एक नई समस्या, नई नहीं कहूँगा, मगर वो समस्या बढ़ने लगी हमारे देश में, वो थी सांप्रदायिकता की। तो तब से फिर कम से कम 30 साल हमने सांप्रदायिकता के खिलाफ फिल्में बनाई। तो पहली फिल्म थी क्योंकि वो पंजाब के टाइम जब खालिस्तान मूवमेंट काफ़ी अपने चरम पे था, तो वहाँ पे एक लोग हिंदू और सिख दोनों गांव-गांव जा रहे थे भगत सिंह की भावना को, भगत सिंह के विचारधारा को बढ़ाने के लिए। तो भगत सिंह की राइटिंग्स को लेके बता रहे थे कि हिंदू सिख एक होने चाहिए और हमारा दुश्मन कौन है, ये बताने के लिए। फिर हमने उन्ना मित्रां दी याद प्यारी फिल्म का नाम है, जो भगत सिंह की विचारधारा पे आधारित है और वहाँ के लोग जो हिंदू सिख एकता के लिए लड़ रहे थे उसके बारे में है। क्योंकि हमने पाया कि पंजाब में भगत सिंह को सरकार कह रही थी कि ये हमारे हैं, देश के लिए लड़े, और जो खालिस्तानी थे वो कह रहे थे कि नहीं ये सरदार थे, इन्होंने अब सब केस काट दिए क्योंकि वो अंडरग्राउंड गए थे मगर थे तो सरदार। भगत सिंह के एक्चुअल विचारधारा, क्योंकि भगत सिंह ने किताब लिखी थी जेल में कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो वो तो सब भूल गए भगत सिंह के खुद की विचारधारा। तो उसके बारे में हम लोग प्रचार कर रहे थे कि ये भगत सिंह की विचारधारा थी। भगत सिंह चाहते थे, और उन्होंने भगत सिंह के टाइम पे भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे और भगत सिंह ने उसके खिलाफ काफ़ी लिखा है। भगत सिंह का विचार था कि क्लास सॉलिडारिटी यानी वर्ग संघर्ष ये एक तरीका है जो सांप्रदायिकता को हरा सकता है। हो यारो सानू नहीं हो भुलनी, ओना मित्रां दी याद प्यारी, हक सच लई होए हाणियों, जिन्ना हस हस जिंदगी वारी, यारो सानू नहीं हो भुलनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक काफला आज ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭੇ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭੇ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਪਾਂਪੜ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਦਿਨੇ ਬੁਝਾ, ਪਾਂਪੜ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਦਿਨੇ ਬੁਝਾ, ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਦੇਵੇ ਲਿਖਾਂ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਵੇ ਅਕਾਲਾ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਲਿਖਾਂ ਪਾ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਅਕਾਲਾ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਲਿਖਾਂ ਪਾ। अच्छा, यहाँ पर ये अक्सर बहस होती है, एक चाहे वो जर्नलिज्म हो या फिल्म मेकिंग हो, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग तो ज़्यादा आपसे मांग करती है कि आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक नॉन पार्टिजानशिप के साथ आप एक काम करेंगे, ऐसा मांग की जाती रही है। लेकिन क्या दुनिया भर में ऐसे फिल्म मेकर्स हुए हैं जो एक एक्टिविस्ट फिल्म मेकर? मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा ही दिखता है कि आप देखिए, मैं समझ गया आपका सवाल, मगर एक तो जो लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिनेमा होता ही नहीं है, ये एक भ्रम है। ऑब्जेक्टिव सिनेमा क्या दूरदर्शन ऑब्जेक्टिव है, क्या BBC ऑब्जेक्टिव है, कौन सा है, कौन सी चीज़ है आपने देखी है जो ऑब्जेक्टिव है? हर कोई जो फिल्म बनाता है, हर कोई जो नॉवेल लिखता है या आर्टिकल लिखता है, वो अपना बायस उसमें डालता ही है, उसको पता भी नहीं होता है कि मैं अपना बायस डाल रहा हूँ, मगर उसकी विचारधारा उसमें ज़रूर आएगी। तो वो खुल के आने से ज़्यादा अच्छा है
यानी मैं एडमिट करता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये कह रहा हूँ और मैंने ये साइड पकड़ी है। यानी मैं इन लोगों के साथ हूँ जो मजलूम हैं, तो ये ओपनली डिक्लेयर करना इसमें क्या बुराई है कि छिप के जब हम व्यवस्था के साथ में हैं तब हम बताते ही नहीं हैं कि हम किसके साथ में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो आपने जो फिल्म मेकिंग की राह आपने एक तरह से दिखाई, मैं कहूँगा कि भारत में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का एक पायनियरिंग काम आपने किया। आपके बाद फिर एक पूरी पीढ़ी आपके काम को देखकर एक तरह ये कि सीख रही है। जब आप खुद नज़र डालते हैं भारत में अपने किए हुए काम से इंस्पायर्ड फिल्म मेकर्स पर, तो कौन से लोग आपको नज़र आते हैं? नहीं, मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि मुझे देख के लोगों ने फिल्में बनाई। ये तो परिस्थिति बदली है। यानी पहले जब हमने शुरुआत की फिल्म बनाने का तो वो काफ़ी कठिन काम था, इसलिए कि 16 मिलीमीटर पे हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे वीडियो था ही नहीं। और फिर जब वीडियो आ गया उसके बाद थोड़ा यानी कम पैसे में फिल्म बन सकती थी, और फिर डिजिटल आने के बाद तो हर कोई फिल्म बना सकता है, जिसके पास फ़ोन है वो फिल्म बना सकता है। आजकल देखिए कि किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बाहर, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात ही नहीं आती है, मगर लोगों के पास छोटे छोटे कैमरास हैं और वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ फिल्म मेकर्स भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मगर इसीलिए आजकल हर कोई फिल्म बना सकता है, अपने कंप्यूटर पे बना सकता है, अपने फ़ोन पे बना सकता है। तो इसलिए ये तो बदलाव जो आया है वो डेमोक्रेटाइजेशन जो हुआ है वो टेक्निकल बदलाव आने के बाद ये सबके पास सुविधा पहुंच गई है। तो कोई आपको नाम याद आते हों कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको, बहुत सा काम आपकी नज़र से भी गुजरता होगा, आप देखते होंगे? बहुत लोग हैं, एक का काम एक नाम लेना भी गलत होगा क्योंकि इतने लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जब तक जुल्म चलता रहेगा तो उसके खिलाफ लोग तो लड़ते रहेंगे। अच्छा, आपके काम करने का जो तरीका है उसमें प्लानिंग कितनी इन्वॉल्व है? क्योंकि शुरू की फिल्में तो आप बहुत स्पॉन्टेनियसली हुई। नहीं, प्लानिंग तो हमारी फिल्में एक तरह से बिल्कुल नहीं होती है। यानी मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ जी। तो मेरी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो बनती हैं, धीरे धीरे बनती हैं। कभी कभी बहुत टाइम लगता है एक फिल्म बनाने में। यानी मैंने जो फिल्म बनाई जय भीम कॉमरेड जी, उसमें 14 साल लगे। 1997 में फायरिंग हुई थी रमाबाई कॉलोनी में। रमाबाई कॉलोनी जो बम्बई के एक दलित बस्ती है, वहाँ पे किसी ने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले पे चप्पल का हार पहना दिया था, और सुबह जब लोग कॉलोनी के लोग उठे तो उन्होंने ये पाया, तो वो नाराज़ होके हाईवे पे बैठ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। और आधे घंटे में पुलिस आ गई और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया लोगों पे। उनके पास कोई, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके पास कोई हथियार नहीं थे, तब भी इन्होंने बंदूक चलाई उनके ऊपर, और जलियांवाला बाग जैसे उन्होंने 10 लोगों को वहीं पे मार डाला। 10 लोग जो बैठे थे, और कॉलोनी में भी बंदूकें फिरा के कॉलोनी में भी गोली चलाई, तो बच्चे मरे, औरतें मरी। और ये देख के हमारे एक पहचान के एक शायर थे विलास घोगरे, वो बगल में ही रहते थे, तो उन्होंने जब जाके देखा वो इतना डिप्रेस हो गए कि उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने अपने ही झोपड़पट्टी में फांस लगा दिया। तो वो उनको हम अच्छी तरह पहचानते थे। उनका पूरा गाना हमने बम्बई हमारा शहर में यूज़ किया था। थ्रू आउट द फिल्म उनका गाना चलता है जी, जो झोपड़पट्टियों के बारे में है, ये कैसा राज है भाई। हाँ। तो उसके बाद और मैंने उनके बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए थे, यानी कई सालों से, मगर सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि हम लोग कैसेट भी बेचते थे उसके बना के आंदोलन के लिए। तो वो सब म्यूज़िक मेरे पास था, मगर विजुअल उनका एक ही फिल्म में जो शूट किया था वो था। अब खबर सुनो एक ताजी, सरकार की सौदाबाजी, धनवान को खुश रखने को हमसे ही की दगाबाजी। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया, झोपड़े को पुलिस के हाथों बेरहमी से तुड़वाया।
ये पैसे वाला राज है। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। तो फिर विलास जैसे जो अंबेडकर के प्रेरणा से, और विलास मार्क्सिस्ट भी थे, वो से अंबेडकरी भी थे मगर मार्क्सिस्ट भी थे। तो उनकी विचारधारा के जो गायक थे और कवि थे, उनकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की। तो इस फिल्म में यानी एक तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है ये प्रोटेस्ट म्यूज़िक का। और कोर्ट केसेस भी चल रही थी क्योंकि पुलिस के खिलाफ भी चल रही थी, और पुलिस ने, जब पुलिस अक्सर करती है कि जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया है उनके ऊपर केस डाल दिया है, तो वो भी केस लड़ रहे, तो दोनों केसेस चालू थे। तो ये कोर्ट, ये सब चल रहा, तो इसको काफ़ी टाइम लगा, तो इसलिए 14 साल बीत गए फिल्म बनाते बनाते। वही मैं बता रहा था कि फिल्म की ड्यूरेशन कभी कभी काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर एक फिल्म उसके पहले बनाई थी जिसका नाम है फादर सन एंड होली वॉर, या हिंदी टाइटल है पिता पुत्र और धर्म युद्ध। इसको भी ऑलमोस्ट 10 साल लगे बनने में। तो ऐसा है कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। जब मुझे लगता है कि अब ये फिल्म दिखानी चाहिए, तब वो फिल्म कंप्लीट करके दिखाने लगता हूँ। ये बताइए कि फिल्म बनाना, और तब तो और भी कि जब आप बहुत समय लेते हैं, 6 साल 7 साल, आपने 14 साल तक की बात भी की, उसमें तो पैसा भी लगता है, यानी कि संसाधन लगेंगे। बेशक अकेली टीम के तौर पर भी आप हों कि चलिए कैमरा भी आप कर लेंगे, एडिटिंग भी आप कर लेंगे, साउंड भी आप कर लेंगे, तो भी आपको एक जगह से निकल कर, हमारी छोटी टीम रहती है और दोस्त रहते हैं, कभी उनको पैसे मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, तभी वो काम करते हैं। हाँ, वही हमारे वकील भी ऐसे ही हैं जिन्होंने केसेस लगे, उनको भी कभी जब पैसा होता है तब उनको दिया जाता है, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो इस तरह से फिल्में बनती रहती हैं। पैसे के कारण फिल्म कभी रुकी नहीं है, और जो भी है सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये फिल्में काफ़ी, यानी लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। क्योंकि अगर इन फिल्मों का सही में इस्तेमाल होता तो शायद ये परिस्थिति आज हमारे सामने नहीं होती जो आज है। आज ये परिस्थिति है क्योंकि हमारी जैसी फिल्में लोगों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हम चाहे जितना भी प्रयास करें, रोज़ उठ के क्या प्रोजेक्टर लेके जाएं और 1000 लोगों को दिखाएं, तो भी भारत के पॉपुलेशन का 1% भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। मगर अगर टीवी पे आ जाती है फिल्म और दूरदर्शन पे आती है या सिनेमा में चलती है, तो फिर बहुत लोग देख सकते हैं, मगर वो होता नहीं है। यानी हमारे खिलाफ सिर्फ सरकारी सेंसरशिप नहीं है, मार्केट सेंसरशिप है, क्योंकि मार्केट डरती है इन फिल्मों से। अगर नेटफ्लिक्स ने तो ओपनली कह दिया कि हम आपकी फिल्म नहीं दिखा सकते, हमको भगा देंगे भारत से। हाँ, तो फिर क्या आपका सुझाव है, कैसे वो पहुंचती? मतलब आपने खुद ही कहा कि मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिबिटर्स उसको दिखाते, या आप अगर खुद करते तो भाई कितनी दूर तक ले जा सकते थे, एक बहुत छोटी आबादी तक ले जा सकते थे, और स्टेट करेगा नहीं उसको, कॉरपोरेट करेगा नहीं उसको, तो कौन करता? कि नहीं, कौन करता है तो छोटे मोटे लोग करते हैं। यानी कुछ कॉलेजेस में दिखाई जाती है, कुछ यूनियंस में दिखाई जाती है, कुछ यानी ऐसे ही जहाँ पे हमें मौका मिलता है वहाँ पे हम दिखाते हैं, या खुद प्रोजेक्टर ले जाते हैं, दिखाते हैं गांव में, बस्ती में। मगर वो लिमिटेड उसका रीच है, और वो उस लिमिटेड रीच से पॉलिटिकल वातावरण नहीं बदल सकता है। मगर ये हम कह सकते हैं कि कम से कम ये फिल्म है, एक रिकॉर्ड है और कुछ लोगों तक पहुंचती है। एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के सामने ना सिर्फ रिसोर्सेज का सवाल होता है बल्कि सपोर्ट का भी एक सवाल होता है। आपने कहा कि ऑब्जेक्टिविटी कोई चीज़ नहीं है, वो तो ठीक बात है, लेकिन आखिरकार जब दो पक्ष होंगे, एक प्रभावित और एक जो प्रभावशाली है, दोनों पक्षों का आप उनका बयान या उनका पक्ष लेंगे, और ऐसे में ये एक बहुत रिस्की काम भी होता है एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए, जिसके पास कोई सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई एश्योरेंस नहीं है। देखिए, मैं रिस्की होगा, मगर मैं जितने रिस्क लेता हूँ उससे ज़्यादा लोग जिनको हम शूट करते हैं, जिनको हम सामने रखते हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड में,
वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ऐसे कई लोग मारे भी गए हैं। जैसे हमने राम के नाम बनाई थी, एक जो अयोध्या में राम मंदिर का जो पुजारी था, वो उसने बयान दिया फिल्म राम के नाम फिल्म में कि ये जो मस्जिद गिराना चाहते हैं और मंदिर बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ अपने हित के लिए कर रहे हैं, ये पैसे के लिए कर रहे हैं और पावर के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई ये धार्मिक भी नहीं है। ये यहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पूजा करने एक बार भी नहीं आए, मगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज़ है। तो ये जिसने बयान दिया, जब फिल्म बनी तब हमने लखनऊ में दिखाई पहली बार, तब वो भी आए थे और हमने उनको पूछा भी था कि ये आपने ये ओपनली इतना बोला है तो आपके ऊपर कोई खतरा तो होगा। तो उन्होंने हंस के कहा कि ये तो मैं जानता हूँ कि खतरा है, मगर मैं बोलना चाहता हूँ इसलिए तो बोला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब जगह जाके आप दिखाइए। और उनके 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर उनकी हत्या हो गई। यानी बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भाजपा सरकार जब आई यूपी में, तब उनको उस पदवी से निकाल दिया गया, यानी वो वहाँ के पुजारी नहीं रहे और फिर बाद में उनकी हत्या हो गई। जो पेपर में 20वें पेज पे आया है कि एक पुजारी मार दिए गए, कंट्रोवर्शियल पुजारी। वो कंट्रोवर्सी किस चीज़ की थी वो भी नहीं बताया गया। कंट्रोवर्सी ये थी कि वो अपने हिंदुइज़्म को एक इंक्लूसिव हिंदुइज़्म मानते थे, कि उनके लिए जो राम राज्य था वो सबके लिए था, वो किसी सिर्फ एक जमात के लिए नहीं था। अच्छा, और ये जो दुनिया भर में होने वाले फिल्म फेस्टिवल्स हैं, वो आपकी फ़िल्मों को किस तरह देखते हैं और उनका एक्सेप्टेंस का क्या रवैया रहता है? नहीं, फिल्मों को इन फिल्मों को यहाँ वहाँ अवार्ड्स भी मिले हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत पॉपुलर नहीं हैं। यानी एक तो मेरी फिल्में बहुत लंबी हैं, कई, यानी कुछ बहुत छोटी भी हैं, 5-5 मिनट की, मगर जैसे जय भीम कॉमरेड ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, जो विवेक जिसका इंग्लिश टाइटल है रीज़न, ये 4 घंटे की है। तो इस तरह की फिल्में, यानी अगर वो सीरियलाइज हो जाती तो अलग बात है, मगर सिर्फ एक टाइम पे 4 घंटे कोई निकालता नहीं है देखने के लिए, बहुत कम लोग, तो इसलिए इतनी सक्सेसफुल नहीं है बाहर भी, मगर कुछ दबाव बढ़ता है बाहर दिखाने से। बात सक्सेसफुल की उतनी नहीं है जितनी ये बात कही जाती है कि इस तरह के लोग जो नॉर्मल रट का कमर्शियल सिनेमा नहीं बना रहे हैं, या फिर जो स्टेट सेट एजेंडा है उसमें, उस फ्रेमवर्क में नहीं बना रहे हैं, वो भारत का नाम नीचा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो डायस्पोरा में, चाहे जो भी विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, वो आपकी फिल्में देखकर भारत के बारे में क्या सिर्फ भारत में लोगों को बेघर किया जा रहा है, क्या सिर्फ सांप्रदायिकता है, क्या सिर्फ कास्टिज्म है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी फिल्म बना सकते हैं, स्वच्छता पर भी, साक्षरता पर भी, उनके प्रोपेगेंडा फिल्म बना सकते हैं कि कितने कम लोग कोविड में मरे हैं हमारे देश में। तो झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा अपने देश के लिए। और मैं समझता हूँ कि मैं जब अपनी फिल्में ले जाता हूँ तो मुझे कहीं बदनामी नहीं, एक्चुअली मेरी फिल्में पाकिस्तान में भी हम गए हैं, जब इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप के लिए हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे भी हमने फिल्में दिखाई। तो वहाँ के लोगों ने हम आश्चर्य जताया कि आपके देश में आप ऐसी फिल्में बना सकते हैं जो अपने सरकार के खिलाफ है या यानी सांप्रदायिकता के खिलाफ है। यहाँ पे हम बनाते हैं, हमको मार डाला जाता है। वो एक्चुअली अप्रिशिएट करते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, इसमें आप फिल्म बना सकते हैं इस तरह से। तो मुझे नहीं लगता है कि ये देश को बदनाम कर रही हैं ये फिल्में। और हमारे, यानी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे जो लीडर्स हैं उनकी प्रशंसा की जाए, जो हमारे प्रस्तुत लीडर्स हैं, यानी सरकार में जो है उनको दिखा के देश को बढ़ावा मिलेगा, तो वो मैं नहीं करता हूँ। मगर जो आम आदमी है हमारे देश का, वो कितना समझदार है, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा मगर काफ़ी यानी दिमाग से सोचता है,
ये सब हमारी फिल्में में वो हीरोज़ हैं हमारे फिल्मों के। नहीं, इसका तो एक बहस के ही लिए बहस की जाए तो जिस आम आदमी की आप बात कर रहे हैं वो तो बहकाया हुआ आम आदमी है, जिसको कुछ सर्टेन इंटरेस्ट के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, नक्सलाइट लोग भड़काते रहते हैं। अगर ऐसे कह दिया जाए, कह सकते हैं, मगर वो फिल्म में छिपाई जा नहीं सकती बात। यानी इसलिए अगर हमारी फिल्मों में कोई ताकत है, वो मेरे कारण नहीं ताकत है, वो ताकत है कि लोग जो फिल्मों में जो आम आदमी हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, या मगर वो जिस तरह से बोलते हैं, यानी उनके सोच समझने की जो शक्ति है वो इतनी सामने आती है कि लोग फिर समझ सकते हैं कि ये हमारे देश के असली लोग हैं, जिनके लिए हमें काम करना चाहिए, जिनके साथ हमें काम करना चाहिए। स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने का प्रयास 1948 में गांधी जी की हत्या के साथ शुरू हुआ। कातिलों ने अपने कार्य को असुरवध का नाम दिया। यह कार्य आज भी जारी है। अभी यहाँ पर जो अगर कुछ ऐसा बचा हुआ जो आपके प्रेजेंट सोशल पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, उसके बारे में आप कह सकते हैं, और बाकी अपनी फिल्म मेकिंग के एक्सपीरियंस के बारे में कह सकते हैं। फिर हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल आपने विकसित किया वो क्या है, वो हम अभी उसके बाद, अभी आप इस पर बोलिए। अभी मैं इतना कहूँगा कि मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो बदलाव हमारे देश में जिस बदलाव के लिए की तलाश में हम हैं, वो बदलाव सबसे अच्छा तरीका है कि हम अहिंसक तरीके से लड़ते रहें। हमारे लिए सांस्कृतिक क्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हिंसक क्रांति है उसमें हम कम विश्वास रखते हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि जेन्युइन बदलाव आएगा। मगर सांस्कृतिक क्रांति से लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी इसीलिए हम फिल्म बनाते हैं, इसीलिए जो लोग गाने लिखते हैं उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि जो आरएसएस है, हिंदुत्व के लोग हैं, या कोई भी मज़हब के लोग हैं जो कट्टर हैं, उनके पास सांस्कृतिक सामग्री बहुत है। क्योंकि धर्म सबसे पुरानी बात है, 5000 साल से ज़्यादा उनके पास सब उसके, यानी भगवान कितने हैं, उनका सब लिखा पोथा कितना है, सो उसका वो इस्तेमाल करते हैं। हर फेस्टिवल्स कितने होते हैं, यानी हर एक दिन हमारे कोई छुट्टी होती है इसके नाम से, उसके नाम से, और कितने लोग जमा हो जाते हैं। लोगों ने तबलीगी जमात को गालियाँ दी, मगर ये लोग हरिद्वार में भी, या यानी जितना भी इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को जुटाया कोरोना के टाइम पे भी, तो यानी इनके हाथ में बहुत सारे हथियार हैं, कल्चरल वेपन्स। और हम लोग जो अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते हैं, हमारे हाथ में वो काफ़ी कम है, क्योंकि वो इसका एक्चुअली कम नहीं है, मगर हमने उसका रिसर्च नहीं किया है, उसको जमा नहीं किया है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। मगर बुद्ध से लेके कबीर से लेके आज तक बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिनकी प्रेरणा हम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हमारे देश में है सामने, कि जो एक न्याय के लिए जो लड़ने वाले हमारे इतिहास में लोग रहे हैं, उनकी प्रेरणा लेके हम आगे जाएं और एक नया कल्चर बनाएं, एक नई संस्कृति बनाएं। अच्छा, बीच में बातों के बीच में ही एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट आया था जिसमें आपने कहा कि जिस तरह हम लोग मूवमेंट्स वगैरह में जुड़े हुए, तो किस तरह के मूवमेंट से आपका जुड़ाव है? अलग अलग मूवमेंट्स के साथ, यानी जब झोपड़पट्टियाँ टूट रही थी तो हम उसके लिए लड़ रहे थे कि
कोर्ट में भी लड़ रहे थे और प्रदर्शन भी कर रहे थे झोपड़पट्टी में रहने वालों को इकट्ठा करके। फिर बाद में सांप्रदायिकता के खिलाफ हमने बहुत सारी एकता यात्राएं निकाली। पाकिस्तान के साथ युद्ध जब होने वाला था तो हमने इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप मूवमेंट के लिए हमने विजिट्स किए। यहाँ के लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के लोग यहाँ आए, पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए। तो उसके ऊपर भी हमने फिल्में भी बनाई और परमाणु हथियार के खिलाफ भी हमने फिल्में बनाई। यानी उस आंदोलन में भी उसके साथ भी थे। और अब फाशीवाद के खिलाफ तो हम हैं ही, तो जितने लोग लड़ रहे हैं। आजकल हमारी लड़ाई सिर्फ फेसबुक पे होती है या ट्विटर पे भी। अब ट्विटर ने भी अपना ओपन स्टैंड ले लिया सरकार के साथ, वो डर के मारे। तो मगर ये सब चल रहा है। अभी किसानों की लड़ाई थी, अभी जो उसके पहले पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम लोग लड़े, जो देश में मुसलमानों को दूसरा दर्जा दिया जा रहा था, दिया गया है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आपका जो फिल्म क्राफ्ट है उसके बारे में भी कुछ दो बातें ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर आपकी फ़िल्मों को अभी ख़ास तौर पर हाल के वर्षों में, मतलब शुरुआती छोड़ दें जो कि वो आपने बताया 16 mm 8 mm का वो जो एक तरह से इवॉल्व ही कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके आपने अपना एक राइटिंग का एक स्टाइल, मतलब फिल्म राइटिंग का एक स्टाइल बनाया, जिसमें मतलब आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक ऑथरशिप दिखाई देती है कि ये आनंद पटवर्धन की फिल्म है। और तब उसमें हम देखेंगे कि लंबे लंबे शॉट्स हैं, कई बार वो सब्जेक्ट से हटकर कहीं दूसरी चीज़ों पर, इवन आप बाइट भी ले रहे हैं तो बस थोड़ी देर के लिए आप बाइट से स्विच करके आप उसके किसी डेकोर में या किसी एम्बियंस में, वो एक आपका स्टाइल जैसा है। बहुत कम बार आप फिल्म में कोई नरेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ओपिनियन ओरिएंट कर। तो ये इसके बारे में बताइए कि ये आपका जो स्टाइल है। मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्म खुद बोले, और लोग, मैं हमेशा समझता हूँ कि लोग मेरे से ज़्यादा, मेरे से कम दिमाग के नहीं हैं। जो ऑडियंस है हमारा, वो गरीब ऑडियंस भी हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, मगर उसकी सोचने की ताकत उतनी है जो मेरी है। तो अगर मैं अपने लिए फिल्म भी बनाऊंगा तो लोगों को समझ में आ जाएगी। इस हिसाब से मैं काम करता हूँ और स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ। मैं बहुत फैंसी थियोरेटिकल चीज़ों में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो सिर्फ एक एलीट लोगों तक पहुँचती है। और स्क्रिप्ट भी मैं लिखता हूँ सारी फिल्म ख़त्म होने के बाद, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे, कि मुझे लगता है कि इस फिल्म में अभी एक दो चीज़ें रह गई हैं जो हम अपने मटेरियल से नहीं बोल पा रहे हैं। यानी जो मटेरियल हमने जमा किया है वो बता नहीं रहा है कि इसका और उसका क्या कनेक्शन है। तब जब मैं कोशिश करता हूँ कि मटेरियल में से ही उस कनेक्शन को ढूंढूं, मगर वो जब नहीं मिलता है तब कमेंट्री लिखता हूँ कि ये इसका कनेक्शन क्या है। तो थोड़ा सा कमेंट्री कभी कभी लिखता हूँ। जैसे बम्बई हमारा शहर में कोई कमेंट्री नहीं है, मगर कुछ कुछ फिल्मों में है, क्योंकि वो लिंकिंग डिवाइस है कि इस चीज़ को उसके साथ कैसे आप देख सकते हैं। और फिर जक्सटापोजिशन में भी आप देखेंगे कि वो एक पर्पस कई बार बहुत एपरेंट और वो दिखाई देता है कि हाँ, तो वो एडिटोरियल जो हमारे, यानी आखिर मैं सच्चाई से डील कर रहा हूँ। यानी जो हम कभी कैमरा के सामने जो चीज़ आती है उसको मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ कि आप इस तरह से बोलिए, उस तरह से बोलिए, या कपड़ा लगा के अपना वो ये भी निकाल दीजिए, ये शाइन हो रहा है, वो भी नहीं करता हूँ, इंटरफेयर नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड भी नहीं डालता हूँ, बहुत कम। मैंने, आप देखें मेरी फिल्मों में, आप म्यूज़िक अगर हो, म्यूज़िक बहुत है, मगर म्यूज़िक का सोर्स हमेशा आपको दिखाई देता है कि ये म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है, ये किसका म्यूज़िक है, ये किसने लिखा हुआ है, ये लोग गा रहे हैं, और आपको वो सुने। कभी कभी वो म्यूज़िक दूसरे शॉट पे भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही शॉट, जब, यानी हर चीज़ लाइव नहीं दिखा रहा हूँ,
मगर बैकग्राउंड म्यूज़िक यानी कोई मर गया तो मैं वायलिन नहीं उसके ऊपर चलाता हूँ कि आपका इमोशन के साथ मैं खिलवाड़ करूँ, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल मुझे लगता है। जी जी। तो ये है कि रियलिटी को सामने रखते हुए जितना हम कम इंटरफियर करें उतना मेरे लिए अच्छा है। और ये यानी जो कला है, जिसको आप कला कह सकते हैं, वो एडिटिंग में ही है, क्योंकि एडिटिंग में आपको फिर इस चीज़ के बारे में कमेंट करने के लिए दूसरी चीज़ लगा देता हूँ तो आप उसको समझ सकें। ठीक है। फिर आप देखिएगा कि आपके पास तो 3-4 बदलते हुए मीडियम, मतलब शूटिंग एनवायरनमेंट, मतलब सेलुलाइड से लेकर टेपों का, मतलब मैग्नेटिक टेपों से लेकर डिजिटल में भी इतना सब बदल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इतना बड़ा डेटा कैसे उसको अपडेटेड कैसे रखा जाए, प्रिजर्व कंजर्व कैसे किया जाए। बहुत सारी पुरानी मशीनें ऑब्सोलीट हो गई हैं, इसके बारे में भी कुछ बोलिए। नहीं, तो ये तो मेरे लिए समस्या है ही, क्योंकि जैसे मैंने पहले जो शूट किया था, जो फिल्म पे शूट किया था तो फिल्में तो हैं और वो डिजिटाइज भी हो गई हैं अभी, मगर फिल्म के जो आउटटेक्स थे, यानी जो भी काफ़ी वैल्यूएबल मटेरियल उसमें भी था जो हमने इस्तेमाल नहीं किया था, मगर वो फिल्म में जो शूट किया था पहले वाला, तो वो आउटटेक्स अब प्रिजर्व नहीं हुए हैं, बहुत कम। मैंने आर्काइव्स में कुछ रखे हैं या कुछ हैं, मगर बहुत कम, क्योंकि वो बम्बई का जो वातावरण है टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का, उसमें बचना बहुत मुश्किल है पुरानी फिल्मों को। तो अब अपना सेलुलॉइड स्टॉक कहाँ रखते हैं? में भी रखे थे, पैसे दे के भी एयर कंडीशनर में रखे थे, वो भी ख़राब हो गए। वहाँ पुणे में नहीं, पुणे में नहीं, पुणे यहाँ पे पैसे दे के कंपनी थी जो रखती थी, मगर मैंने जाके देखा था सब सड़ गया था, सब उसमें जंग लग गया था, पानी गिर रहा था। तो ये तो बहुत लॉस हुआ। हाँ, लॉस हुआ। फिर ये मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको भी तो एक सर्टेन टेम्परेचर, अभी हर चीज़ में प्रॉब्लम है। अभी कंप्यूटराइज जो डिजिटल भी है वो भी, आप जैसे कह रहे थे कि आपके जब सिस्टम बदल जाएगा तो एक ज़माना आएगा कि वो आपका खुलेगा ही नहीं फाइल, बिल्कुल। तो उसको अपडेट करते रहना पड़ता है और उसके लिए भी पैसे लगते हैं। यानी हार्ड डिस्क भी कितना आपको हर 5 साल में आपको कॉपी करके दूसरे हार्ड डिस्क में रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके केस में तो बहुत ओवर शूट कहा जाएगा कि ओवर शूट हो जाता है आपके केस में। जब 10-15 साल कोई चीज़ चलेगी, आपको मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ कब आएगी और आप उसको सेफर साइड के लिए शूट यानी जो कंप्लीटेड फिल्म हैं उसको तो हम प्रिजर्व कर पाते हैं कुछ हद तक, मगर जो आउटटेक्स हैं उसको प्रिजर्व करना काफ़ी मुश्किल है। यानी थोड़ा सा डिजिटल ज़माने में उसको किया जा सकता है, जो पहले के सेल्युलॉइड ज़माने में वो बहुत कम चीज़ें बची हैं। अच्छा, ये सब काम करते हुए इतने वर्षों से आपको बाहर की दुनिया से काफ़ी तारीफ़ें वगैरह जब मिलती हैं, तो क्या मन कभी खुश मतलब होता है कि अपने ही लिए चलो कुछ एक मन अच्छा हुआ कि भाई मेहनत की तो कुछ ऐसा? हाँ, मन खुश होता है, मगर मन खुश से ज़्यादा अगर कोई अवार्ड मिलता है तो उससे मुझे लगता है कि कम से कम अब लोग इसको देखेंगे, क्योंकि उसमें पता है कि इसको इस फेस्टिवल में अवार्ड मिला है तो रुचि बढ़ेगी, तो उसका इतना ही फ़ायदा होता है इन्हें पुरस्कार वगैरह का। और फिर फिल्म एक मीडियम के तौर पर, जिसे जो एंटरटेनमेंट की जो दुनिया है उसमें आपकी क्या खिड़की, मतलब आपका मन ये सब जो मीडियम को इस्तेमाल करके एक बहुत कह सकते हैं कि रेग्रेसिव कंटेंट भी बनता है, और ये उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत सा जो हर साल आप मुंबई में रहते हैं, इतना कंटेंट जनरेट हो रहा होता है उस पर। हाँ, मगर एंटरटेनमेंट के लिए मैं भी देखता हूँ फिल्में, तो कभी कभी मज़ा भी आता है फिल्म देखने से, तो मैं नहीं चाहता कि एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाए। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी फिल्मों में भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो होता ही है। यानी ये नहीं है कि अगर हम किसी का मजाक भी उड़ा रहे हैं या किसी का क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ करेंगे तो ज़्यादा पहुँचता है लोगों तक। तो आप हर फिल्म में आप देखेंगे कुछ ना कुछ, यानी जैसे अयोध्या वाली फिल्म में हमने बजरंग दल के लोगों का इंटरव्यू किया था, तो जो कह रहे थे बिल्कुल कि राम का जन्म यहीं पर पैदा हुआ है, तो मैंने उनको एक सीधा सवाल पूछा कि राम का जन्म कब हुआ?
तब उन्होंने कहा वो हज़ारों साल पहले, कोई किसी ने कहा नहीं वो त्रेता युग में, यानी लाखों साल पहले। तो मैंने ये पूछा कि आपको जब पता नहीं है कि कब जन्म हुआ तो कैसे पता है कि कहाँ हुआ? तो ये ऑडियंस हंसता है उस समय, तो वो एक तरह से कम्युनिकेट करता है। सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, मगर लोगों को एक ब्रेक थ्रू का मोमेंट होता है कि जो लोग सोचते हैं सडनली उनको एक नई दिशा मिलती है सोचने के लिए। और इंटरनेशनली जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जो आपकी तरह का कोई काम आपको लगता हो कि कर रहा हूँ, उनके नाम आपको अगर मतलब अगर आप एक ब्रॉडर उसमें देखें तो वो कौन लोग हैं जो आपको या तो इंस्पायर करते होंगे या आप कहेंगे हाँ ये पर्पस है डॉक्यूमेंट्री मीडियम का जो मैं भी कर रहा हूँ, जो हाँ, वैसा किया? एक ज़माने में पत्रिसियो गुज़मन थे जो चिली में रहते थे, मगर जब साल्वाडोर अयेंडे की सरकार गिराई गई, जो एक वामपंथी वहाँ के प्रेसिडेंट थे चिली के, जिन्होंने CIA ने मिलकर एक कूदेता में गिरा दिया और फिर हज़ारों लोगों की हत्याएं हुई। मगर गुज़मन ने कई सालों से चिली में रहकर फिल्म बनाई और फिर बाद में वो उस फिल्म को भी स्मगल आउट करके बाहर में दिखाई गई। उसका नाम है बैटल ऑफ चिली। तो वो भी 3 घंटे की फिल्म है, 2 पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में है। और वो एक बहुत एक यानी उस फिल्म का काफ़ी असर मेरे पर हुआ। और ऐसी कई सारी फिल्में हैं। अच्छा, ये सब करते हुए जब बहुत स्टार्क सच्चाइयाँ भारत के समाज की आपको दिखाई देती हैं, मतलब ऐसी सिचुएशंस में आप फंस जाते हैं, फंस ना भी कहें तो होते हैं, तो मन कभी निराश भी होता है कि ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतने साल से ये कर रहे हैं, क्या हो रहा है, चीज़ें बिल्कुल सर के बल आज की तारीख में खड़ी हो गई। कभी कभी निराश तो मैं होता हूँ, नहीं कहना गलत होगा, मगर वैसे मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। यानी मुझे लगता है कि जो भी पल आज जो घट रहा है वो परमानेंट नहीं है। यानी अगर हम आज इस स्थिति में हैं तो ये तो दुनिया इतिहास बताता है कि कोई भी एम्पायर जो है वो परमानेंट नहीं रहा। रोमन एम्पायर परमानेंट नहीं था। हिटलर का एम्पायर कितने 30 साल रहा ज़्यादा से ज़्यादा, हिटलर जब सत्ता में थे। और हर चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो ये भी काल जो है ये ख़त्म होने वाला है। और जो अच्छे दिन आएंगे, जब अच्छे दिन रियली आएंगे, वो भी शायद ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। उसके लिए भी लड़ना ही पड़ेगा कि जितना हम उसको टिका पाएंगे। तो ये चढ़ाव उतार होता रहेगा, तो निराश होने की जगह नहीं है। क्योंकि जो लोग निराश होते हैं वो हमारे मित्र जो जैसे विलास घोगरे, वो उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो यही एक तरीका है निराश अगर हो जाए, यानी एक्चुअली लिटरली खुद को ना मारे, मगर आप अपना मुंह बंद कर देंगे या निराश होकर चुप बैठेंगे, तो वही बात है। डॉक्यूमेंट्री को एक्सप्रेशन का एक टूल बना कर चलते हुए जो इतने लंबे सफ़र का आपका अनुभव है, उसकी क्या लर्निंग्स हैं, आप हमारे उन देखने वालों के लिए बता सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री को प्राइमरली अपना एक टूल की तरह एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं? आपकी लर्निंग्स क्या हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज़ की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मगर वो डॉक्यूमेंट तो करती है कि नहीं। यानी वो एक तरह से इतिहास का रिकॉर्ड है, क्योंकि वो उसमें कोई एक्टिंग नहीं है। मैं उस तरह की फिल्मों डॉक्यूमेंट्री के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री नहीं होती हैं, मगर एक्चुअल डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो कम से कम एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। और अगर वो हिस्टोरिक रिकॉर्ड ना होता तो आपको महात्मा गांधी कैसे दिखते थे, कैसे बोलते थे, ये भी नहीं पता होता। आपको बेन किंग्सली ही दिखाई देता था, क्योंकि कम से कम वो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्रीज़ का महत्व ये है कि वो एक्चुअली
इतिहास को रिकॉर्ड करता है। तो ठीक है, हम लोग अब बातचीत ख़त्म करेंगे। कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं पूछा हो और अभी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आप चाहें तो अपनी टीम के कुछ सदस्यों को यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जिनको भी शायद ये अच्छा लगे कि हमने आपकी फिल्मों की बात की, और आपके एडिटर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट या जो भी कोई एडिटिंग तो मैं करता हूँ, मगर कैमरा काफ़ी लोग करते हैं। सीमांतिनी ध्रुव है, अभी आपने उनको आप मिले हैं होंगे उनसे, और भी कुछ लोग हैं। कभी कभी शूट करते हैं बीच में, क्योंकि हर चीज़ कभी कभी मैं 2 कैमरास का भी इस्तेमाल करता हूँ एक साथ, और कभी कभी मैं जहाँ नहीं जा सकता हूँ किसी और को भेजता हूँ। तो इस तरह से हमारी छोटी सी टीम है, और दोस्तों की टीम काफ़ी है। कभी भी किसी को भी बुलाया जा सकता है, और कभी कभी मैं अकेले भी शूट करता हूँ और किसी के हाथ में माइक्रोफोन दे देता हूँ कि आप रिकॉर्ड कीजिए। अभी इस वक्त अगस्त 2021 में जो इक्विपमेंट आप कैमरा की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं या साउंड के लिए, वो क्या है? अभी जैसे कल अगर कोई रिकॉर्डिंग होगी तो आपके पास क्या इक्विपमेंट? नहीं, वो ये प्रॉब्लम है कि हमारा क्योंकि प्रोडक्शन हाउस नहीं है, तो हमारा इक्विपमेंट हमेशा आउटडेटेड रहता है। तो पहले तो हमने 16 मिलीमीटर में काम किया, फिर बाद में उसके पहले सुपर 8, हाई 8, फिर वीडियो जब आया तब हाई 8 का वीडियो, उसके बाद फिर डीवी काफ़ी सालों तक। एक्चुअली मेरी लास्ट फिल्म है, जो पहली फिल्म थी जो HD में शूट हुई, और 4K तक अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। तो अभी मैं काफ़ी बैकडेटेड चीज़ों के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म में ताकत जो है वो टेक्निकल नहीं होती है, वो टेक्निकल एक कंपोनेंट है। फिर भी आप कौन सा कैमरा लेके जाएंगे? हाँ, अगर कल रिकॉर्ड करना हो तो मेरे पास है HD का कैमरा। और साउंड किस पे रिकॉर्ड करते हैं आप? साउंड आजकल मैं एक डिजिटल रिकॉर्डर है उसके ऊपर करता हूँ। पहले डैट हुआ करता था, उसके पहले नागरा हुआ करता था, उसके पहले सिर्फ कैसेट हुआ करता था। सब्जेक्ट जब बहुत इस तरह तेज़ी से भाग रहा होता है तब तो साउंड को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप मूवमेंट के बीच में साउंड करें, कैसे उसको कंट्रोल कर पाते हैं? आपके बहुत अच्छा साउंड हमने सुना है आपकी। साउंड अच्छा, सबसे अच्छा साउंड इसलिए मिलता है कि आप जितना करीब लोगों के पास होते हो तब साउंड अच्छा होता है। अब दूर से साउंड रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी इक्विपमेंट आपको काफ़ी मुश्किल आपको अच्छा साउंड दे पाएगा। मगर ये लेपल माइक जो हम अभी डाला है, ये इंटरव्यू के लिए ठीक है। और फिर जब लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तब हम एक शॉटगन माइक्रोफोन लगा देते हैं, कैमरा के ऊपर रखते हैं। अभी कोई फिल्म बना रहे हैं आप? अभी मैं एक होम मूवी बना रहा हूँ। होम मूवी यानी अपने ही फैमिली के अंदर की मूवी। उसको मतलब हमारे लिए नहीं होगी वो? कुछ शायद इंटरेस्टिंग दूसरे लोगों के लिए भी हो सकती है। तो ठीक है आनंद जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुफ्तगू में आज थे हमारे साथ जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं guftgu@rekhta.org पर। पसीना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया, साहूकार के सुद ने हमको, साहूकार के कर्ज ने हमको गाँवों से शहर में भगाया, गाँवों से शहर में भगाया। हर दाने दाने को मजदूर तरसे जीने की कठिनाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये सामंती राज है, सामंती राज है।